हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स सेशन के बारे में, जहां पर हम नवनीत के ऑल क्वेश्चन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स कवर करने की कोशिश करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अगर ऑब्जेक्टिव्स नवनीत से करते हैं तो हम अगर टेक्स्ट बुक के पीछे का ऑब्जेक्टिव करने के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको वेबसाइट पर अपलोड करके दी है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल पेपर क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं। पहला बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमको यहाँ पर चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस कौन से है। स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट इन रिलेशन टू यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो सर यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सर फीचर्स में आपने यही बताया था, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर वन एंड सेम। सर वन एंड सेम नहीं होता है, इट इज़ डिफरेंट, ऐसा बताया गया था। तो सर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, सर ये भी एक फीचर्स है। यस बेटा। यूटिलिटी एंड प्रेजर आर वन एंड सेम, ये भी नहीं हो सकता। यानी मेरा यहाँ पर ए और सी करेक्ट है। तो सर ए और सी कहाँ पर दिख रहा है? सर फोर्थ वाला यहाँ पर दिख रहा है। आपको लिखना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन नंबर 1A लिखा, 1A यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर करोगे क्या, नंबर 1 डालोगे और उसके बाद आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा 4, और वहाँ पर 4 लिखने के बाद आपको लिखना है 4 एंड C। आपको लिखना कैसे है, 4 ऑप्शन लिखा A एंड C। इस तरीके का आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो ना बेटा, वो लाइन। तो क्वेश्चन नंबर लिखा और उसके बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपको यहाँ पर लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के, द कमोडिटीज हैविंग रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड। सर रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? सर ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपका डिमांड वगैरह चेंज नहीं होता है, मतलब उसके प्राइसेस कम हो या उसके प्राइसेस ज़्यादा हो, आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहीं ना कहीं हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो नेसेसिटी में क्या आता है सर? सॉल्ट आता है, मेडिसिन। भाई साहब घर में अगर कोई बीमार हो गया तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत तो पड़ेगी, और घर में बनने वाले हर पकवान में आपको सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस 9 रुपये पर केजी हो या 90 रुपीज़ पर केजी हो, आपको ख़रीदना तो पड़ेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं नेसेसिटी प्रोडक्ट के लिए हम लोग रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड की बात करते हैं। तो बी और सी आपको कहाँ देखने के लिए मिला? सर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको नंबर डालना है 2। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यस सर, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिमिटेशंस की हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सर? इंडेक्स नंबर आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल। सर सही बात है। सर क्यों सही बात है? क्योंकि इसके अंदर प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, अब वैल्यू इंडेक्स नंबर भी आता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके अलावा सारी चीज़ें, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। देयर मे बी अ बायस इन द डेटा कलेक्टेड। हो सकता है कि डेटा कलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आए, और आपने लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिले थे। एवरी फॉर्मूला हैज सम काइंड ऑफ अ डिफेक्ट, कुछ किसी ना किसी तरीके का डिफेक्ट है। और लास्ट बट नॉट द इंडेक्स नंबर इग्नोर चेंजेस इन द क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट। वो किसके ऊपर फोकस करता है? क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करता है, वो प्राइस के ऊपर फोकस करता है, और वो वैल्यू के ऊपर फोकस करता है, बट क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करता। सर ये सभी बातें सही है, तो ऑप्शन 2 ABCD सही हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम की बातें करते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम के अंदर सर स्कॉलरशिप और पेंशन आता है, तो A और B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 A और B बताता है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। भाई साहब ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर कौन कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूट यानी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो सर यहाँ पर सबसे पहला दिया कमर्शियल बैंक, मनी लेंडर, ट्रेडर एंड डिस्काउंट एंड फिनेंस हाउसेस। तो सर इकोनॉमिक्स के अंदर आपने डिस्काउंट एंड फिनेंस हाउसेस का नाम सुना होगा। यस सर। उसके अलावा कमर्शियल बैंक का नाम सुना, तो A और D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो A और D आपका थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। फिर बात करेंगे ऑड वन आउट। अब यहाँ पर बात कर रहा है फ्री गुड्स की। फ्री गुड्स एयर, वाटर, सनलाइट, गोल्ड। आपको हवा नेचुरल तरीके से मिल रहा है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। वाटर के लिए कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते, सनलाइट के लिए नहीं, लेकिन गोल्ड के लिए आपको सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गोल्ड आपका फ्री नहीं है,
इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। डायरेक्ट डिमांड, नोटबुक आप डायरेक्टली डिमांड कर सकते हो, पेन आप डायरेक्टली डिमांड कर सकते हो, फैन कर सकते हो, बट लेबर आपको इनडायरेक्ट डिमांड करना होगा क्योंकि वो उसकी विलिंगनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसा गुड जो लंबे समय तक चल सकता है। तो सर एक बार क्लोथ खरीदा महीना 6 महीने तो हम यूज़ ही करते हैं। फैन भी, टू व्हीलर भी, बट एग 3 या 4 दिनों के अंदर वो ख़राब भी होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर, मैनी सेलर और लैक ऑफ सब्सटीट्यूट। तो सर यहाँ पर अपना सही आंसर आ रहा है मैनी सेलर। जब अपने को मोनोपोली के अंदर कितने सेलर होते हैं सर? सिर्फ एक सेलर होता है। फिनेंशियल एसेट की बात करते हैं, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे फिनेंशियल एसेट में लैंड बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। कंप्लीट द कोरिलेशन, फर्नीचर फ्रॉम वुड अगर फॉर्म यूटिलिटी है तो स्टडी बुक क्या है? बुक को पढ़ना बेटा नॉलेज यूटिलिटी है। कौन सी यूटिलिटी है सर? नॉलेज यूटिलिटी है, नॉलेज यूटिलिटी। फिर जनरल इक्विलिब्रियम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है तो माइक्रो में क्या होता है सर? आपने फीचर्स में पढ़ाया था पार्शियल इक्विलिब्रियम, पूरी स्पेलिंग लिखना बेटा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। थर्ड की तरफ आते हैं, प्राइमरी मार्केट डैश है तो सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यू में डील करता है। तो सर अगर सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इश्यू में डील करता है तो प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू में डील करता है, न्यू इश्यू, नए इश्यू में डील करता है। चेंजेस इन सप्लाई अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन में बाकी के फैक्टर्स अगर कांस्टेंट होते हैं तो चेंजेस में क्या सेम रहेगा सर? प्राइस रिमेन कांस्टेंट। चेंजेस में प्राइस कांस्टेंट होता है, तो चेंजेस में प्राइस कांस्टेंट होता है और वेरिएशन में अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। पेन और इंक क्या है? टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है तो पेन और इंक क्या है? अगर आपने पेन खरीदा तो आपको इंक तो खरीदनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग कंपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कि भाई साहब आपने एक सामान खरीदा तो आपको दूसरा तो खरीदना ही पड़ेगा। यस सर। फिर आपको बोलता है डी, गिव एन इकोनॉमिक टर्म। अभी आपको इकोनॉमिक टर्म को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर, जहाँ पे थोड़े बहुत सेलर होते हैं, जहाँ पे सिंगल सेलर है उसको मोनोपोली बोला जाएगा, जहाँ पे 2 सेलर है वहाँ पे डिओपोली होगा, जहाँ पे बहुत सारे सेलर है वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन आता है। तो यहाँ पर फ्यू सेलर के लिए आता है सर ओलिगोपोली। क्या आता है? ओलिगोपोली। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, हमने अगर डिमांड शेड्यूल का बॉक्स बनाया है तो उसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है वो सर? वो बन जाता है डिमांड कर्व। क्या बन जाता है सर? डिमांड कर्व बन जाता है। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है सर? रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। अगर आप किसी को काम करवा रहे हो तो वेजेस मिलता है, यानी लेबर को बदले में क्या मिलेगा? वेजेस। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। लेकिन कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होगा? इंटरेस्ट। क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी हेल्थ, ऐसा कौन सा है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? मतलब हम क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? जो हेल्थ की बेनिफिशियल है, यानी क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस कहते हैं। तो यहाँ पर यूजफुलनेस की बात आ जाएगी क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पेपर में क्या कहता है माय डियर? सबसे पहला, MU ऑफ अ कमोडिटी बिकम निगेटिव व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। आपका MU निगेटिव हो जाता है कब? जब टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू होती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आएगा सी, फॉलिंग। आपको मैंने बताया था इस तरीके का डायग्राम है जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाएगी तो टोटल यूटिलिटी ऐसा ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी कब गिरेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तब। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर, बेटा यहाँ पर अंडरलाइन करने की जरूरत है, लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस। यानी भाई साहब अगर हम बातें करें तो अगर एक्स एक्सिस के लीनियर कहा जाएगा तो इसको बोला जाएगा सर जीरो। यानी अगर मैं ऐसी बातें करूं कि एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर भाई साहब ये एक्स एक्सिस है ना,
तो लीनियर डिमांड कर्व, लीनियर मतलब भाई साहब एक्स एक्सिस पर अगर कोई लीनियर डिमांड कर्व आता है तो कहाँ से शुरू होने वाला है सर, जीरो से ही शुरू होने वाला है। फिर बेस ईयर ऑफ अ इंडेक्स एट सिलेक्टेड वेरिएबल इज अज्यूम्ड एज, किसी भी इंडेक्स नंबर के अंदर जब हम लोग बेस ईयर की बेटा बात करेंगे तो उसको हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, 100 कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है, 100। इंडेक्स नंबर के अंदर जो बेसिक होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 100 कंसीडर करते हैं। मनी मार्केट फेसेस द शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, भाई साहब मनी मार्केट फंड्स की शॉर्टेज क्यों महसूस करता है, क्योंकि भाई साहब उसके पास इनएडिक्वेट सेविंग होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इनएडिक्वेट सेविंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, भाई साहब गवर्नमेंट की ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या आता है सर, गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी सर, क्या, पब्लिक प्लेसेस की क्लीनिंग, अगर उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दिया तो भी चलेगा, उन्हें अगर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग नहीं किया तो भी चलेगा, उन्होंने सैटेलाइट अगर स्पेस में लॉन्च नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन उनको पब्लिक स्पेसेस को क्लीन तो रखना ही पड़ेगा, ये उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है। फिर बात करते हैं फाइंड द ऑड वर्ड आउट, यूजफुल प्रोडक्ट में क्या आता है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, चौक और अल्कोहल, भाई साहब दारू पीना नेसेसरी प्रोडक्ट है क्या, नहीं सर, यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। फिर बात करते हैं नॉन इसेंशियल गुड, यानी ऐसा गुड जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक, मैगजीन, परफ्यूम, मेडिसिन। तो सर यहाँ पर नॉन इसेंशियल गुड्स क्या है, नॉन इसेंशियल गुड्स क्या है, यहाँ पर हमारे लिए नॉन इसेंशियल गुड्स क्या है, क्या हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक इसेंशियल है, क्या हमारे लिए मैगजीन इसेंशियल है, क्या हमारे लिए परफ्यूम इसेंशियल है, क्या हमारे मेडिसिन इसेंशियल है। तो सर ये तीनों की तीनों चीज़ें नॉन इसेंशियल है, बट मेडिसिन हमारे लिए इसेंशियल प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, हाँ है ना। क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन बैंक मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज और वेरिएबल रिजर्व। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि बाकी की तीनों चीज़ें हमारी क्या है, क्वालिटेटिव है, तीनों की तीनों क्वांटिटेटिव है, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो क्वालिटेटिव नेचर का आता है बेटा। किसकी आती है, क्वालिटेटिव। यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा आपको ढूंढना है बेटा। यूजफुल बोला तो अनयूजफुल को ढूंढना है, नॉन इसेंशियल बोला तो उसको इसेंशियल ढूंढना है, क्वांटिटेटिव बोला तो उसको क्वालिटेटिव आपको यहाँ पर ढूंढना है ऑड वन के लिए। पेरिशेबल, फ्लावर, एग, वेजिटेबल, एयर कंडीशन, ये सारे के सारे पेरिशेबल है, बट एयर कंडीशन नॉन पेरिशेबल है। क्यों, क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाला है, एसी। फिर बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट की, फ्री गिफ्ट, एडवर्टाइजिंग होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले और पेटेंट। तो ये भाई साहब ये तीनों में क्या सेलिंग कॉस्ट क्या नहीं है, तो पेटेंट अपना सेलिंग कॉस्ट नहीं है। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर ऑन अ प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर बात करता है कंप्लीट द कोरिलेशन की। पहला बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अ प्लेस यूटिलिटी। तो टीचर्स टीचिंग क्या है बेटा, सर्विस है। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसकी वो क्या हो जाएगी, सर्विस यूटिलिटी होने वाली है बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर स्लाइसिंग मेथड है तो मैक्रो कौन सा है सर, लंपिंग मेथड है, लंपिंग मेथड। फिर मनी मार्केट अगर शॉर्ट टर्म फंड है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कौन से मार्केट की तरफ जाते हैं सर, कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। यस सर। फिर टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला के। तो सर एवरेज कॉस्ट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या आएगा, स्टीपर डिमांड कर्व अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक है, अगर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक स्टीपर डिमांड है तो मैंने आपको हाइपरबोला के टाइम पे आप क्या महारिविजन के टाइम पर भी मैं आपको कराने वाला ही हूँ। तो वहाँ पर आपका सर क्या आने वाला है, वहाँ पर आने वाला है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी के अंदर क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप होता है ना बेटा इट इज सेम। ये नहीं, ये जो गैपिंग की हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो ये सारी गैप क्या होती है, सेम होती है, इसलिए उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं नॉर्मल टर्मोलॉजीज में। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म की, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटीज, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटीज। मैक्रो बोला है तो सर ये कौन सा आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा सर। क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आएगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट,
द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, यानी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं सर उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस माय डियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है सर। अमाउंट टू बी पेड बाय द कंसर्न पर्सन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, यानी अगर उसने कानून को तोड़ा है तो उसको कुछ तो पैसा पे करना पड़ेगा। यस सर, उसको क्या पे करना पड़ेगा बदले में? सर उसको फाइन पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? फाइन। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, सर इसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी हैज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फिर सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, यानी जहां पर कम से कम दाम में ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड किया जाता है। कम से कम दाम में ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड कहाँ किया जाता है? उसको सर बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं सर? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले पेपर नंबर 3 की तरफ। पेपर नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्या कहता था? देखिए पेपर नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहला असर्शन एंड रीजनिंग दिया है। असर्शन रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें समझ में नहीं आता कि असर्शन, बेटा ये एक डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस होगा और ये एक रीज़न देगा। कभी कभी ये रीज़न सही भी हो सकता है और कभी कभी ये रीज़न गलत भी हो सकता है। कभी कभी ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से करेक्ट नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ सो एंड सो, यानी इट इज़ नॉट द रियल या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज कंपेरेटिवली नैरोअर स्कोप। माइक्रो का नैरो स्कोप है, आपको तो पता ही है, यानी इतना तो कंफर्म है सर, ये तो ट्रू है। बट क्या कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी। सर ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? सही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक वेरिएबल को एक्सप्लेन करने की इंडिविजुअल, तो नैरोअर कॉन्सेप्ट में क्या करता है? ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को वेरिएबल यानी कलेक्ट कर रहा है। तो सर इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों तो करेक्ट है, ये दोनों तो करेक्ट है। और जो रीजनिंग है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल रहा है। फिर बात करते हैं सेकेंड, अल्कोहल पोजेसेस यूटिलिटी है। अल्कोहल क्या है? पोजेसेस यूटिलिटी है। एंड सेकेंड, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर ये वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी है, तो सर ये तो ट्रू है और रीजनिंग भी हमारा ट्रू है। बट यहाँ पर असर्शन जो होता है वो रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन है बेटा। असर्शन जो है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आर जो है, आर यानी जो रीजनिंग है ना बेटा, रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आपको दिया गया है। थर्ड, डेप्ट रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एन एक्सटर्नल डेप्ट। सर सही बात है, गवर्नमेंट अगर बाहर के इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक से अगर कुछ लेता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल डेप्ट बोलेंगे। यस सर, ये तो सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बोरो द वर्ल्ड बैंक फॉर मुंबई मेट्रो ट्रेन, ये तो गलत बात है सर। उधारी लेना है तो हम किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं, तो असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग आपका फॉल्स है। तो यहां पर आपका आने वाला है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। उसके बाद इन मोनोपोली यूज वाइज प्राइस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी मोनोपोली के अंदर हम लोग प्राइस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सर गलत बात बोल रहे हो, इट इज़ अ फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। इन इंडिया द गैस सिलेंडर इज प्राइस डिफरेंटली फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेज। ये तो सही बात है, डोमेस्टिक के लिए 900 रुपया है और कमर्शियल के लिए तकरीबन 1200-1800 के आसपास अमाउंट चल रहा है। तो सर आपका असर्शन तो फॉल्स है बट आर जो है, जो रीजनिंग है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है। स्कॉलरशिप इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में स्कॉलरशिप को कनेक्ट नहीं किया जाता है। सही बात है, बिकॉज ये हमने मेहनत का कमाया होता है, अपनी पढ़ाई से कमाया होता है, लेकिन ये हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड स्कॉलरशिप इज इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी सही बात है भाई साहब, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर जो है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक वर्ड आउट की, बात करते हैं फाइंड ऑड वर्ड आउट। पहला क्या बोलता है? इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। सर इंडिविजुअल सही बात है, इंडिविजुअल सप्लाई सही बात है, इंडिविजुअल इनकम। प्राइस लेवल नहीं आएगा सर, प्राइस लेवल नहीं आएगा। सर्विस यूटिलिटी टीचर, सिंगर, डेंटिस्ट और चेयर, चेयर चेयर चेयर।
ड्यूरेबल गुड्स, वॉशिंग मशीन, वुडन चेयर, कपबोर्ड और मिल्क, तो ये तीनों के तीनों ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। मिल्क पैरिशेबल प्रोडक्ट है आपका। एक्सेप्शन और लॉ सप्लाई, वेजिटेबल, रेयर फोटोग्राफ्स, नोटबुक्स और हिस्टोरिकल कॉइन्स, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा सर? नोटबुक्स, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है, तीनों एक्सेप्शन और ये आपका एग्जम्पशंस है। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अनरेगुलेटेड यानी जिसको हम लोग रेगुलेट नहीं करते। म्यूचुअल फंड रेगुलेट किया जाता है, निधि रेगुलेट नहीं होता, चिट फंड रेगुलेट नहीं होता, लोन कंपनीज, तो सर ये ही रेगुलेटेड है, बाकी सब अनरेगुलेटेड मार्केट में आते हैं। फिर बात करते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होता है, तो सर जहाँ पर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा उसको इंट्रा को कर दो बेटा एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रॉपर्टी पर जो आप टैक्स भरते हो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, तो सर जिसमें क्या आ सकता है सर? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट अगर कैपिटल मार्केट में डील करती है तो लोन कंपनी कहाँ पर डील करती है सर? कैपिटल का उल्टा होता है बेटा मनी मार्केट। हो गया आपका उल्टा। सर व्हीट ऑफ पंजाब अगर नेचुरल मोनोपोली है तो इंडियन रेलवे कौन सी मोनोपोली है? इंडियन रेलवे गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट जो भी संस्था चलाती है उसको बोलते हैं बेटा पब्लिक मोनोपोली। यस सर। प्राइस अगर बढ़ता है तो एक्सपांशन कहलाएगा, और अगर टैक्स बढ़ जाता है तो उसको क्या कहेंगे सर? डिक्रीज, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखा है कि प्राइस रिलेटेड मैटर एक्सपांशन में आते हैं और अदर फैक्टर्स आपके डिक्रीज और इंक्रीज इन सप्लाई में देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा डिक्रीज इन सप्लाई। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म की, हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे सर? इकोनॉमिक टर्म की बात करेंगे। क्या बोलता है सर इकोनॉमिक टर्म? पहला, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट एज ए मीन ऑफ बोरोइंग द लॉन्ग टर्म फंड, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड। जब हम लोग गवर्नमेंट और कंपनी दोनों की तरह से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनीज बॉन्ड बोलेंगे। फैक्टर्स पेमेंट रिसीव बाय लैंड इन द फॉर्म ऑफ मनी, भाई साहब जमीन के बदले में आपको क्या मिलेगा सर? हमको मिलेगा रेंट मिलता है। ऑल इंडेक्स एन इंडेक्स नंबर मेजरिंग द जनरल चेंजेस इन द लेबर प्रोडक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सर इस तरीके को हम लोग बोलेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, भाई साहब ऐसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें इनफाइनाइट इस्तेमाल किया जाता है, तो सर ये इस्तेमाल किया जाता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्लियर? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम रेनकोट इन अ रेनी सीजन, सर रेनी सीजन में जो रेनकोट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है सर? वो समय के हिसाब से। आप कोई भी सीजन में रेनकोट पहन सकते हैं क्या? नहीं, वो सीजन की बात होती है, इसलिए इसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना कम टू पेपर नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेपर नंबर 4 में क्या दिया है सर? इसी तरीके के ऑप्शंस आपको पेपर नंबर 1 में भी देखने के लिए मिले थे। फिर से चूज द रॉन्गली मैच पेयर, यानी आपको गलत बताना है क्या गलत है। माइक्रो सही है, मैक्रो प्राइस लेवल सही है, कैटरिस वेरिएबल्स का मतलब था अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सही है, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल में स्कोप ऑफ, सर ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही माना जाएगा कि बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। मतलब ए, ये तीनों सही है, ये अपने अपने फीचर से रिलेट करते हैं, अपने अपने पॉइंट से रिलेट करते हैं, बट ये पॉइंट से रिलेट नहीं करता है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट कौन सा है? सर मार्जिनल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स, सर ऑल यूनिट्स बोला है, ऑल यूनिट्स, सर ऑल यूनिट्स नहीं है सर, वो तो टोटल में आता है। यस बेटा। फिर बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एडिशनल यूनिट, सर यही तो आपने सेंटेंस में बताया था। फिर मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो, सर सही बात है, जीरो भी हो सकता है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली, नहीं सर ऑर्डिनरली होता है। तो बी और सी कहाँ पर है? दूसरे में देखने के लिए मिल रहा है। चूज द रॉन्गली मैच पेयर, सेम पहले वाले के ऐसा।
एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, अगर हम लोग वॉर के ऊपर खर्चा करते हैं तो उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे क्या? नहीं सर, यानी ये आपका रॉन्ग है सर, ये आपका क्या है? रॉन्ग है। एक्सपेंडिचर ऑन पेइंग सैलरी रेवेन्यू, सर सही बात है। डायरेक्ट टैक्स, ये भी सही बात है। पेनल्टीज़ का मतलब, ये भी सही बात है, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है। तो यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन गलत देखने के लिए मिलेगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा है? सिंगल सेलर मोनोपोली के लिए आता है। मैनी बायर, सर हो सकता है ये मैनी बायर वाला पॉइंट आए। सेलिंग कॉस्ट आ सकता है। नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सर ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन आएगा बी, सी और डी। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द रॉन्गली मैच्ड पेयर, गलत तरीके से। जमीन के बदले में क्या मिलेगा? रेंट, ये तो सही है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, सही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता तो हम लोग सोच सकते थे, तो ये रॉन्गली मैच पेयर हो गया, यानी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। पेंशन ट्रांसफर इनकम होता है। फिर बात करता है बी, फाइंड ऑड वन आउट। मैक्रो वेरिएबल की बात करता था, सब मैक्रो वेरिएबल में पहला क्या आएगा? इंडिविजुअल आएगा सर। डायरेक्टली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं बेटा। फॉर्म यूटिलिटी किसको कन्वर्ट किया जा सकता है? टेबल, चेयर, ऑर्नामेंट को कन्वर्ट किया जाता है, बट ड्राइविंग इज नॉट। नॉन पेरिशेबल, सर लैपटॉप पेरिशेबल है क्या? नहीं, नॉन पेरिशेबल है। मोबाइल नॉन पेरिशेबल। ऑरेंजेस कार, तो ऑरेंज ये हो गया आपका पेरिशेबल कमोडिटी, बाकी सब नॉन पेरिशेबल है। एक्सेप्शन, लेबर सप्लाई। उसके बाद रेयर फोटोग्राफ, रेनकोट है, हिस्टोरिकल, तो ये सर रेनकोट आ गया क्योंकि ये आपके अलग ही लेवल का जाता है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्रोवाइडिंग लोन, प्रोवाइडिंग डीमेट फैसिलिटी, इशूइंग करेंसी नोट एंड एक्सेप्टिंग करंट डिपॉजिट, तो सर यहाँ पर आएगा इशूइंग, ये एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है। कंप्लीट द कोरिलेशन। वाटर अगर वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करते हैं, यूज आपका बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, अगर वाटर सही है तो एक्सचेंज की कमोडिटी में क्या बड़ा हो सकता है? डायमंड। आप इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? बहुत ही कम करते हो सर, इस्तेमाल बहुत ही कम है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। सरप्लस बजट, इन्फ्लेशन है, तो डेफिसिट बजट क्या है सर? रिसेशन, उल्टा कर देने का बेटा। बैंक रेट अगर क्वांटिटेटिव टूल है तो क्वालिटेटिव टूल क्या आएगा सर? मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगा। क्या आएगा सर? मार्जिन रिक्वायरमेंट आएगा। सिंगल सेलर अगर मोनोपोली तो फ्यू सेलर कहाँ आएगा सर? ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, यस। नेक्स्ट, वेरिएशन प्राइस में, मतलब वेरिएशन इन सप्लाई में प्राइजेस मैटर करता है, तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अदर फैक्टर्स है, तो सर यहाँ पर आएगा चेंजेस इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, यस सर। फिर इकोनॉमिक टर्म देने की बात कर रहा है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी विल डिराइव्स इट्स वैल्यू एंड प्राइस फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स सच एज बॉन्ड, स्टॉक, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज एटसेट्रा, तो इस तरीके की सिक्योरिटीज़ को आप क्या कहते हो सर? इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। ये फिनेंशियल मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्टर पेमेंट रिसीव बाय द लेबर इन फॉर्म ऑफ मनी, लेबर को बदले में क्या मिलता है सर? लेबर को बदले में मिलता है वेजेस या सैलरी मिलता है, दोनों चलेगा। स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो भाई साहब यहाँ पर आपका आएगा इंडेक्स नंबर, एक ही चैप्टर है जो आपके स्टैटिस्टिकल टूल को चेक करने का काम करता है। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इसेंशियल गुड्स। सर इसेंशियल गुड्स के लिए आपका कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करता है? तो भाई साहब नेसेसिटी प्रोडक्ट, इसेंशियल प्रोडक्ट के लिए आप आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड आएगा बेटा। क्या आएगा? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? यस सर। एंड स्टेट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, ऐसा जहां पर आपको उससे आगे का चीज़ है, मतलब आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, अब आपका मन भर चुका है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ कराने की कोशिश किया है तो उसको बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे सर? डिससैटिस्फैक्शन पॉइंट, या पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं, या स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है देखो पेपर नंबर 4, सॉरी पेपर नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेपर नंबर 5 बोलता है पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
अब यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन में करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है। प्लेस यूटिलिटी, सर प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगा तो बी हो गया, यस सर। उसके बाद सर्विस यूटिलिटी, सर्विस कौन देता है सर, डॉक्टर सर्विस देता है। टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट, तो ये डी हो गया। और जीरो मार्जिनल पॉइंट ऑफ सेटिटी यानी ए, तो ए का बी कहाँ दिख रहा है, 1 का बी किधर दिख रहा है सर, यहाँ पर। 2 का सी दिख रहा है, 3 का डी और 4 का ए, यानी ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉन डायरेक्ट सॉरी नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी नॉन टैक्स कहाँ से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हो सकता सर। फिर डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, सर टैक्स बोला है तो ऑब्वियसली ये तो आने वाला नहीं है। और तो बचा क्या है, फीस और स्पेशल है। अगर ये टैक्स वर्ड नहीं होता तो हम लोग इसको ले सकते थे, फीस को तो ले ही सकते थे, लेकिन टैक्स वर्ड आगे इसलिए हटा दे, तो फीस और स्पेशल है। तो सी और डी कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 4 में। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है ये, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, पहले का डी। वैल्यू इंडेक्स में पी और क्यू दोनों होता है सर, पी और क्यू दोनों होता है, तो सर पी और क्यू अगर दोनों होता तो कौन सा क्वांटिटी, तो सर ये हो जाएगा वैल्यू इंडेक्स में यानी ए, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स में क्यू आएगा सर, क्यू वाला तो आपको कहाँ पर दिखा था, बी में दिखा था, तो 3 का बी हो गया। और 500 तो यहाँ पर दिख रहा है सर, यस सर। तो 500 वाला कहाँ पर है सर, 500 वाला तो है यहाँ पर आपका यहाँ पर दिखने ए में दिखने के लिए मिलेगा, ए में ना, नहीं सर सी में देखने के लिए मिलेगा, सी, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला वगैरह इंडेक्स नंबर का शॉर्टकट फार्मूला वगैरह सिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर नहीं डिस्कस की है भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहाँ रिवीजन आने ही वाला है। तो आप इसका पेयर चेक करो कहाँ पर है सर, पहले का डी है तो 1 का डी कहाँ दिख रहा है सर, 1 का डी सर यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों में से एक करेक्ट है, ये तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर चेक करो सर 2 का क्या देता है सर, 2 का बोलता है ए, साहब 2 का ए किधर दिख रहा है सर, 2 का ए सर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे तो गलत, यानी यही अपना करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चूज द रॉन्गली मैच पेयर, भाई साहब नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, सर्विस ऑफ हाउस अनपेड सर्विस है, क्लॉथ रॉ मटेरियल से बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ट्रांसफर, तो सर डी वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए सही मिल सकता है। तो सर यहाँ पे सी देखने के लिए मिलता है, रॉन्गली मैच, रॉन्गली बता गलत क्या है, तो ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इट इज ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। यानी आपको बोलता है ना महंगाई, बेरोजगार भत्ता मिलता है, बेरोजगार भत्ता मिल रहा है, तो भाई साहब बेरोजगार भत्ता आपका क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। फिर सेम चीज करेक्ट द पेयर है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सर कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, तो 1 का सी सर, 1 का सी किधर दिखता है, यहाँ पर, यही चौथा वाला ही करेक्ट रहेगा। फिर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल सर कौन करता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक करता है, भाई साहब डी, ये भी राइट है। ब्रोकर कौन होता है सर, ब्रोकर जो होता है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट का हिस्सा है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज मार्केट का हिस्सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको 4th में देखने के लिए मिलेगी। आगे कमोडिटीज हैविंग हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, भाई साहब जो चीज़ें आप लोग फ्री में खरीदते हो या कम वैल्यू पे खरीदते हो वो आपके लिए वैल्यू कम करती है, भले उसकी वैल्यू ज़्यादा, एक्सचेंज वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू एक्सचेंज किसका होने वाला है बेटा, डायमंड है, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, यूसेज की बात नहीं कर रहे बेटा, हम लोग यूसेज की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज, गोल्ड के एक्सचेंज हाई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है। आगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मोबाइल, कार, रेफ्रिजरेटर एंड मेडिसिन, तो यहाँ पर हमारे को मेडिसिन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सर डिक्रीज और इंक्रीज में प्राइजेस के ऊपर बात किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो फैक्टर्स है। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज में आप सिर्फ प्राइजेस को मैटर करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा प्राइस कम होगा, उसके हिसाब से आपके डिमांड या सप्लाई फ्लक्चुएट होने वाली है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं बेटा, फीचर्स ऑफ परफेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बाय, लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सेलिंग कॉस्ट मैंने मोनोपोली से रिलेटेड होता है। क्वालिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो सर क्वालिटेटिव में मॉरल सुएशन, क्रेडिट रैशनिंग और मार्जिनल आएगा, ये सर क्वांटिटेटिव में आता है। कैश रिजर्व रेशियो आपका क्वांटिटेटिव में आता है, ठीक है। अगर आपने महारिवीजन सेशन अगर देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसमें ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं।
कंप्लीट द को रिलेशन बेटा, कंप्लीट द को रिलेशन। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम, यानी जब आपका टीयू बहुत ज़्यादा होता है तब आपको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलती है। बट जब आपका नेगेटिव एमयू आता है, जब आपका नेगेटिव यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव की तरफ चली जाती है, तो इट इज़ द लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि आपका इन दैट केस टीयू भी गिरना शुरू हो जाता है। मैक्रोज, मैक्रो इकोनॉमिक बना तो माइक्रोज, माइक्रोज आपका बना माइक्रो इकोनॉमिक्स। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो आरटीजीएस मतलब क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये उसी में आपने पढ़ा हुआ है सेटलमेंट। स्टॉक अगर स्टैटिक कॉन्सेप्ट है तो सर सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। लोन फ्रॉम सिटीजन अगर इंटरनल डेप्ट है तो लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक क्या होगा सर, एक्सटर्नल। सर इंटरनल का उल्टा कर देने का एक्सटर्नल डेप्ट हो जाता है। यस सर। इकोनॉमिक टूल, अभी नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म की बात करेंगे। यस सर। पहला अगर हमने एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग और फ्री गिफ्ट में खर्चा किया है तो उसको क्या बोलेंगे सर, सेलिंग कॉस्ट। माल बेचने के लिए मैंने होर्डिंग लगाई, माल बेचने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, माल बेचने के लिए मैंने फ्री में गिफ्ट दिया, फ्री सैम्पलिंग की, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग कॉस्ट। A flow of factor of production from household sector to the business sector and flow of goods and service from business to household, तो उसको क्या बोलेंगे सर बेटा, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। यानी बिजनेस एंटरप्राइज अपना प्रोडक्ट हमको देता है और हम अपना पैसा उनको देते हैं, तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट। इसको बोलेंगे बेटा रियल फ्लो ऑफ इनकम या रियल फ्लो बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, रियल फ्लो ऑफ मनी, ये रियल फ्लो ऑफ आपका फैक्टर्स बोल सकते हैं। फॉल इन डिमांड ड्यू टू द फॉल इन इनकम, इनकम आपका गिर गया तो इनकम प्राइस के अलावा आता है, तो इसको बोलेंगे सर डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडिंग थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में कौन डिस्कस करता है सर, माइक्रो करता है। माइक्रो, फैक्टर का मतलब ही नहीं समझ में आया सर मेरे को बेटा। देयर आर 4 फैक्टर्स, लेबर उसको बदले में चाहिए वेजेस, लैंड बदले में चाहिए रेंट, कैपिटल बदले में चाहिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को बदले में चाहिए प्रॉफिट, तो ये फैक्टर्स प्राइसिंग बोलेंगे इसको। यूटिलिटी डिराइव बाय मेकिंग अ पॉट्स फ्रॉम क्ले, मतलब मिट्टी से घड़ा बनाने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। क्लियर? डिफिकल्टी? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोग देखोगे, अच्छे से उसमें समझ में आ रहेगा। और ऑब्जेक्टिव्स का खत्म होने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स को जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।